Hello, welcome once again in the lecture of class 10th light and lecture 2। तो इस lecture 2 में हम लोग एनसीईआरटी के बुक को कवर करने जा रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक होगा तो टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको डिस्कस किया था। तो ध्यान रखें, अगर हम स्फेरिकल मिरर पे इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, जब भी इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ रे डायग्राम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हमें फॉलो करना होता है रे डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अब ध्यान रखें, जब भी स्फेरिकल मिरर की बात की जाए तो आपके मन में चलना चाहिए कि एक मिरर कनकेव होगा और दूसरा मिरर कॉन्वेक्स होगा। मतलब ये कि हम लोगों को इन दोनों मिरर के ऊपर इमेज फॉर्मेशन का डिस्कशन करना है। तो हम लोग एक एक करके इन दोनों मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो एनसीईआरटी के लाइंस कुछ दिए हुए हैं, इन लाइन से थोड़ा सा हट के बात करते हैं। तो इमेज फॉर्म करने से पहले हमें एक पढ़ना पड़ेगा रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या रूल्स हैं? ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम उस रूल को डिस्कस करते हैं। रूल्स क्या है इमेज फॉर्म करने के लिए, ये पेज डिस्कस करेंगे कुछ समय के बाद। तो अभी हम सबसे जो हमारा काम का बात है उसको हम लोग पहले कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं तो फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम से हमको उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, जैसे कुछ लाइन देखा जाए कि बोल रहा है जैसा कि स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग रे डायग्राम। आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे क्या करके, रे डायग्राम के थ्रू डायग्राम को प्लॉट करके। आपको इसमें ऐसा मानना है कि हमें जो ऑब्जेक्ट मानेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑफ फाइनाइट साइज। ठीक, उसको आप प्लेस्ड करेंगे इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसका पॉइंट साइज रिप्रेजेंटेशन होगा जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, जिसके पास कुछ डायमेंशन होगा। ठीक है, जिसकी कुछ हाइट होगी, जिसकी कुछ लेंथ होगी, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, आगे कुछ बात देखा जाए कि इच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स। तो इन सारी बातों को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक लाइन याद दिया हुआ है कि एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रे कैन बी कंसिडर्ड फॉर द लोकेटिंग द इमेज। मतलब अभी आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे, उस रूल में से आप किसी दो रूल को यूज कर सकते हैं एक टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को फॉर्म करने के लिए। मतलब कि आप ध्यान रखिए कि इमेज का फॉर्मेशन जब होगा तो आपको कम से कम दो रे चाहिए। ठीक है, टू रे चाहिए, और दोनों रेस क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड रेज होंगे। ओके, रिफ्लेक्टेड रेज होंगे। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसी पॉइंट पे इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा। देखिए, रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, वो पास से करेगी किसके थ्रू, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। किस मिरर के लिए, कनकेव मिरर के केस में। ठीक है, देखिए पहले हम कनकेव मिरर के केस को देखते हैं। तो ये रहा आपका जो मिरर है, कनकेव मिरर है। दैट मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। तो इस कनकेव मिरर के देखा जाए, आउटर पार्ट क्या है, कोटेड है। आउटर पार्ट कोटेड है और इंटरनल पार्ट कैसा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। तो ये आपका जो लाइन देख रहे हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब बोल रहा है क्या कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए ये रहा आपका इंसिडेंट रे,
ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या बोला कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, पास करेगी प्रिंसिपल फोकस। आपको पता है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को रिफ्लेक्टेड रे टच करेगी या प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। कि यहाँ पर आप प्रिंसिपल फोकस स्ट्राइक की, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्ट कर गई, तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करती है फोकस होता है, तो वहां से क्या करेगी, फोकस से क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि देखिए ये जब भी ऐसा केस होगा स्फेरिकल मिरर का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है आपको, कि जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा स्फेरिकल मिरर पे, उस पॉइंट पे एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, लाइक दिस। ठीक है। अब जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप 90 डिग्री का एंगल प्लॉट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया। आपको पता है कि सेंटर से अगर कोई लाइन आप ड्रॉ ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। आपने इतना तो मैथ में पढ़ा होगा कि सेंटर से अगर सर्कल के टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। अच्छा देखिए, इसी में आगे ऐसा बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो क्या करेगी, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्स, प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वो एक्चुअली मीट नहीं करेगी, ऐसा प्रतीत होगा कि वो क्या हो रही है, वहां पर डाइवर्ज कर रही है। ठीक है। जैसे कि अगर आप इस फिगर को देखिए, दैट फिगर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये बता रहा है आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर में इंटरनल पार्ट कैसा है, कोटेड है, और आउटर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है। अब जैसे ये वाली एक्सिस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या है, कोई लाइट रे आ रही है, तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराती है और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब फिर वही केस, आपको यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, उस टेंजेंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो, तो ये वाला एंगल इंसिडेंस एंगल, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को आप एक्सटेंड करते हैं ना पीछे की ओर, तो क्या दिखेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, ऐसा प्रतीत होगा कि प्रिंसिपल फोकस पे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है। तो डाइवर्जेज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, तो ये आपका रूल नंबर 1 रहा, ये रूल इंपॉर्टेंट है, इस रूल को आप फॉलो करेंगे। ठीक है। आई होप फर्स्ट रूल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सेकेंड रूल की बात करते हैं। रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है कि अ रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है, और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब जस्ट रूल नंबर 1 का रिवर्स। रूल नंबर 1 कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी, गुजरेगी। बट रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आती है, ठीक है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे जो हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में। ठीक है। अगर मैं सेकेंड इसकी केस की बात करें कि आ, देखिए बोल रहा है क्या कि विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल। देखिए सेकेंड केस ऐसा है कि आपका कॉन्वेक्स हो गया, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनर पार्ट कोटेड है। तो अब देखिए, जैसे कोई लाइट दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से आती है, तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। रूल नंबर 2 आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या है कि रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। और इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब क्या कि अगर लाइट रे, देखिए ये आपका केस है कनकेव मिरर का, अगर लाइट रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो क्या होगा
कि रिफ्लेक्शन के बाद जैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से, रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ को फॉलो कर जाएगी, सेम पाथ से क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी। ओके, ऐसा बोला गया, डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी पाथ को फॉलो कर लेगी। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता क्यों, इसी पाथ को क्यों फॉलो करती है। अगर मैं इसको इंसिडेंट मान लूं, देखिए आपको मैंने बताया था या अभी मैं बता रहा हूँ, प्लेन मिरर वाले केस में लेट सपोज अगर ये प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है और इस पे अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली आती है, इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली आती है मतलब इंसिडेंट रे मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट जो हो गया आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपको इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करना है, नॉर्मल प्लॉट करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल प्लॉट कर दूं तो क्या दिखेगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक ही पाथ पे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब इस केस में पूछा जाए कि इंसिडेंस एंगल कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। तो अगर इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। तो मतलब अगर रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 डिग्री का है तो उस लाइट को क्या करना पड़ेगा, सेम पाथ से क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, सेम पाथ से क्रॉस करना पड़ेगा तभी तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री का होगा। वही केस यहाँ पर भी है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, लेट सपोज ये तो देखिए, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये नॉर्मल यहाँ प्लॉट करेंगे, इंसिडेंट 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो हमें इसी पाथ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक ही पाथ पे है, तो एंगल आई कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। और एंगल आर भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्टेड रे को क्या करना पड़ेगा, सेम पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सेम केस किसके लिए आपके पास है, द केस इज सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर आल्सो। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, इंसिडेंट रे आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक करती है और इसके बाद वो क्या होती है, सेम पाथ को फॉलो कर जाती है। ये आपका रूल नंबर 3 है। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा आगे लिखा हुआ है कि दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 10.5 एनबीबी, द लाइट रे कम बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। देखिए मैंने पहले बताया आपको कि इंसिडेंट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट रे क्या हो रही है, मिरर के ऊपर आ रही है कितने के एंगल से, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल से। अब आप देखिए कि अगर इंसिडेंट रे मिरर पे 90 डिग्री के एंगल से आएगी तो उस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच कितने गैप है, कोई कोई गैप नहीं, लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। और अगर लाइन ओवरलैप कर रही है मतलब उनके बीच के एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, मतलब मिरर से। ओके, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए लास्ट रूल देखते हैं, दैट इज रूल नंबर 4। लास्ट रूल क्या है, लास्ट रूल है कि अरे of a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, that is P मतलब पोल हो गया मिरर का, on the concave mirror। ठीक है, अब देखिए कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में रूल तो सेम है, बट कॉनकेव की बात कर रहा है पहला, और फिर बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ए कॉनकेव है और बी कॉन्वेक्स है, इज रिफ्लेक्टेड obliquely द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेस फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस that is on pole making equal angle with the principal axis। देखिए अब मैं आपको इस कहानी को शॉर्ट में समझाता हूँ, ये कहानी बताना क्या चाहता है आपको। देखिए बोल क्या रहा है कि ये रहा आपके पास इंसिडेंट रे, ठीक है, अब ये है आपके पास पोल और इस पोल को क्या बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दैट प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर क्या कर रही है, एक्ट एज अ नॉर्मल काम कर रहा है, ये एज अ नॉर्मल काम कर रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, एक्ट एज नॉर्मल, क्योंकि मैं यहाँ पर टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, तो ये क्या हो गया, सेंटर से लाइन आ रही है टेंजेंट के ऊपर, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये एक्ट कर रहा है नॉर्मल। तो बोल रहा है क्या कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जितने एंगल से आएगी, लेट सपोज ये थीटा एंगल से आती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब जितने के एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसी सेम एंगल से क्या कर जाएगी,
रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब देखिए आई एंड आर दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको तो बात पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। मतलब दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो लेट सपोज कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल थीटा। किसी जनरल एंगल थीटा से आ रही है, तो जो जितने एंगल से आएगी वो क्या करेगी, सेम एंगल से डेविएट कर जाएगी। ये आपको ये बताना चाहता है। ठीक है, आई होप आपके पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ये किसके लिए था, कनकेव मिरर के लिए। अब देखिए सेम केस किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम केस है। देखिए ये आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या यही प्रिंसिपल एक्सिस एज अ नॉर्मल काम कर रहा है यहाँ पर। लेट सपोज ड्रॉ द टेंजेंट, यस और नो। अब देखिए जितने एंगल से आया, लेट सपोज एंगल थीटा, उसको सेम एंगल्स क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना, दैट इज थीटा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम केस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर according to laws of reflection, and angle I is equal to angle R equal to angle theta general angle। तो प्रिंसिपल जो एक्सिस है, जो लाइट है, जो इंसिडेंट रे है, वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से जितना एंगल से आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दैट इज रूल नंबर 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। मैंने आपको वो दिखा भी दिया कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कैसे होता है, बट नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका यहाँ पर अलग है। बट नॉर्मल प्लेन मिरर पे तो नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत इजी है, बट कर्व वाले पे क्या करना पड़ेगा आपको, जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए और सेंटर से लाइन, सेंटर से क्या कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए 90 डिग्री का उस टेंजेंट के ऊपर, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। देखिए एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस the incident ray is reflected in the such a way that the angle of reflection equal the angle of incidence। वही बात है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था कि एंगल आई क्या होगा, एंगल आई क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, तो सिंपल से केस उसको बराबर तो होना ही है। अब देखिए, अब ये इंटरेस्टिंग बातें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। ठीक है, इमेज कैसे बनता है कनकेव मिरर में, व्हाट इज द वे टू फॉर्म अ इमेज इन अ कनकेव मिरर। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ बोला क्या कि अ रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि ऑब्जेक्ट को आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखना है और उसके बाद क्या करना है, आपको उस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ओके, लेट सपोज द फर्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ से, मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। अब देखिए कनकेव मिरर वाले केस में यहाँ क्या हो रहा है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी के पास रखा गया है। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, आपको पहले बताया गया क्या कि इमेज को फॉर्म करने के लिए आपके पास एटलीस्ट दो, ओके, द ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे है। अब देखिए आपको पता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो अभी आपको जो 4 रूल बताया गया उनमें से आप किसी 2 रूल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो इस एनसीईआरटी में जो रूल दिया हुआ है आपको उसी रूल को फॉलो करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखिए पहला केस में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम दिया गया कि ए बी कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट्स सपोज इट इज द ऑब्जेक्ट और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। मुझे कैसे पता लगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका कुछ लेंथ है, हाइट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा मुझे ये बताना है। देखिए ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है। अब इन्फिनिटी पे है तो हुआ क्या कि यहाँ से एक लाइट की रे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट के हेड से पैरेलल आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको पता है कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, वो फोकस से गुजर जाएगी। देखिए ये लाइट रे फोकस से गुजर गई। ओके, सिमिलर सेकंड केस क्या है कि एक दूसरा लाइट रे ऑब्जेक्ट के पैर वाले पार्ट मतलब बॉटम वाले पार्ट से आ रहा है, स्ट्राइक करता है मिरर से और रिफ्लेक्ट कर जाता है
कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, आपके पास पता है? मैंने क्या बताया आपको इमेज के लिए? इमेज वहां बनेगा जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, या फिर अपीयर टू मीट होंगी, या फिर इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रहा है? फोकस के ऊपर। तो इस केस में इमेज कहाँ बन रहा है? ऑब्जेक्ट का फोकस पे बन रहा है। ठीक है, देखिए ये जो मैं पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात यह आता है कि जो इमेज है उस इमेज का साइज क्या है? ठीक है, जो इमेज है उस इमेज का साइज क्या है? तो अगर आप गौर से देखिए तो आपको ये दिख रहा होगा, इमेज जो है बिल्कुल पॉइंट साइज है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल पॉइंट, इमेज बहुत बिल्कुल पॉइंट बन रहा है। तो साइज ऑफ इमेज जो हो गया बिल्कुल पॉइंट साइज हो गया। ठीक है, और लास्ट जो बात बताता है कि वो इमेज का नेचर क्या है। ठीक है, उस इमेज का नेचर क्या होगा? देखिए नेचर इमेज का मतलब होता है कि इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर लाइन कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड लाइन ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करेगा? रियल वाले पार्ट को। अगर लाइन ब्रेकेबल है, डॉटेड फॉर्मेट में है, तो ये आपका इंडिकेट करेगा वर्चुअल वाले पार्ट को। तो यहाँ पर इमेज कैसा है? रियल है। लाइन कैसा है? कंप्लीट है। रियल है और साथ में क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इमेज का नेचर क्या रहा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। ना देखिए सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर बी। ये भी आपका मिरर कैसा है? कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर में आउटर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, कोटेड पार्ट है आउटर, और इनर पार्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखिए इस सेकंड केस में क्या दिया गया आपको कि जो ऑब्जेक्ट है, देखिए जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बोलिए, या फिर ऐसा बोलिए कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, वही दो रूल आपको फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट है ये ए बी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब देखिए एक लाइट की रे क्या हुई? पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, और वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस से चली जाती है। ठीक है, दूसरा रूल ये था कि अगर लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी पाथ को फॉलो करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। देखिए ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, मिरर पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद क्या करती है? सेम पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है इस पॉइंट पे मीट कर रही है। आपको पता है कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहां पर क्या होता है? इमेज बनता है। देखिए ये रहा आपके पास जो ए डैश बी डैश है वो इमेज है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है? देखिए सी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है बिटवीन सी, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, के बीच में बन रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट आपको वही पॉइंट लिखना है कि इमेज का साइज क्या है। ठीक है, तो इमेज का साइज क्या है? देखिए ऑब्जेक्ट साइज दिख रहा होगा आपको, और आपको इमेज दिख रहा होगा, तो इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट तो छोटा बन रहा है। ठीक है, तो इस बोल सकते हैं क्या कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट पार्ट बचता है कि इमेज का नेचर कैसा है। अब देखिए लाइन कंप्लीट है तो मतलब नेचर कैसा होगा? रियल होगा, और क्या होगा साथ में? इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो नेचर क्या होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आई होप ये आपको दो केस समझ में आया होगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर थर्ड। देखिए केस नंबर थर्ड मिरर आपका कनकेव मिरर ही है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर के बारे में ही। देखिए इस बार ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इस बार ऑब्जेक्ट देखिए, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इस बार एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा गया है। रूल बिल्कुल सेम फॉलो करना है आपको। देखिए एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसको फोकस से गुजरना है। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स क्या था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, एक रिफ्लेक्टेड रे रहा,
और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है इस वाले पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मीट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि जहां पर मीट होंगे वहां पर क्या होगा, इमेज होगा। दैट ए डैश एंड बी डैश इज कॉल्ड इमेज एंड ए बी इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट उसकी इमेज भी क्या हो रही है, वहीं बन रही है। तो साइज क्या है इस केस में इमेज का, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज है किसका, ऑब्जेक्ट का। नेचर क्या है भाई, तो आपको पता है कि लाइन कंप्लीट है मतलब नेचर रियल होगा और साथ में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। देखिए इन्वर्टेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन। देखिए ऑब्जेक्ट का हेड जो, देखिए ऑब्जेक्ट का जो एरो वाला पार्ट उसको मान लेते हैं हेड, ठीक है, वो ऊपर की ओर है। बट इमेज में क्या हो रहा है, डाउन बन रहा है। हेड वाला पार्ट कहाँ आ रहा है, नीचे, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। अपसाइड लुक डाउन एंड डाउन साइड लुक अप, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। ओके, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया आपका, थर्ड केस हो गया। थर्ड केस क्लियर है, थर्ड केस क्लियर है। ओके देन डन, देन मूव करते हैं फोर्थ केस की ओर। केस नंबर 4 फॉर कनकेव मिरर। देखिए इस बार ऑब्जेक्ट आपका ये रहा ए बी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नाउ जो ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन सी एंड एफ, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए रूल वही फॉलो करना है आपको कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद देखिए फोकस से गुजर गई। ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा रूल कि अगर लाइट रे क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, सेम पाथ को क्या करेगी, वो फॉलो करेगी। अब देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिलते हैं और आपको पता है कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं वहीं पे उसका क्या होता है, इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ बना, सी के पीछे। देखिए तो मतलब इस बार जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो बन रहा है बियॉन्ड सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। अच्छा देखिए फिगर अगर आप, तो आपको दिख रहा होगा साइज ऑफ इमेज। क्या इस बार ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, तो इमेज का साइज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या है इस बार, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को एनसीईआरटी अपने भाषा में मैग्नीफाइड लिखता है, हाईली मैग्नीफाइड लिखते हैं, यहाँ पे मैग्नीफाइड है। जो सेम साइज है तो सेम साइज है, छोटा है तो उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट पार्ट नेचर क्या है इसका, ठीक है, लाइन कंप्लीट है मतलब रियल इमेज है। ठीक है, और रियल के साथ कैसा है, इन्वर्टेड है, क्योंकि अपसाइड डाउन दिख रहा है हमको, ए डैश बी डैश इज द इमेज। ओके, ये चार केस आपको आई होप समझ में आया होगा क्लियरली। मूव करते हैं नेक्स्ट केस में। देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस की ओर। देखिए नेक्स्ट केस कनकेव मिरर की बात करें अगर हम, देखिए नेक्स्ट केस में इस बार क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, फोकस पे रखा गया। देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है एट फोकस है, ठीक है, एट फोकस है, तो देखिए रूल वाइज फॉलो करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से गुजर जाएगी। दूसरा रूल फॉलो कीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब देखिए दोनों रे के बीच कोई अभी तक मीट नहीं किया है, इन फ्यूचर आगे ये कहीं जाकर के मीट कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर ये आगे जाकर के मीट कर सकते हैं। मतलब इस केस में जो इसका इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। अच्छा देखिए साइज क्या होगा, अब देखिए अभी तक तो मिला नहीं है, इन्फिनिटी पे कहाँ जाकर के मिलेगा मुझे खुद नहीं पता। इट मीन्स वेरी वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज कॉल्ड वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसी को एनसीईआरटी क्या बोलता है, हाईली मैग्नीफाइड बोलेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। भैया नेचर क्या है इस इमेज का, देखिए लाइन कैसा है, कंप्लीटेड है, इट मींस लाइन कैसा है, रियल है, और साथ में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका पांचवा केस था। देखिए लास्ट केस देखते हैं।
लास्ट केस क्या है कनकेव मिरर के लिए। देखिए इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को जो रखा गया है, जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ए बी। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल पे है। ठीक है, अब देखिए इमेज कहाँ बनेगा इसका मुझे ये पता करना है। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा ये पता। देखिए इस पांचों केस में क्या दिखा आपको कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था या जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसका इमेज भी उस साइड ही बन रहा था। पांचों केस अगर आप गौर से देखिए तो आपकी समझ में आएगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था जिस साइड ऑब्जेक्ट था इमेज भी उस साइड ही बन रहा था। बट देखिए ये थोड़ा सा अजूबा केस है। देखिए इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जितने एंगल से आती है ये रूल था उतने एंगल चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाती है लौट जाती है। अब देखिए इन दोनों रेज के बीच क्या हो रहा है गैप, जैसे जैसे आगे रे बढ़ रही हैं इनके बीच गैप बढ़ रहा है। अगर इनके बीच गैप बढ़ रहा है मतलब ये फ्यूचर में कभी मीट नहीं कर सकते। तो क्या इमेज नहीं बनेगा, बनेगा। क्या किया गया, इस दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर एक्सटेंड किया गया, पीछे को एक्सटेंड किया गया तो पाया गया कि ये कहीं मिरर के पीछे जाकर के मिल रहे हैं। ठीक है, ये कहीं जाकर के मिरर के पीछे बन रहे हैं। ठीक है, देखिए ये रहा ए डैश बी डैश इमेज। तो इस बार इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर या फिर अपोजिट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट अपोजिट बन रहा है मिरर इमेज। ठीक है, या फिर ऐसा बोले कि अपोजिट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि बियॉन्ड या बिहाइंड मिरर बन रहा है। ऐसा ही बोल सकते हैं इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड मिरर बन रहा है। या फिर क्या बोल सकते हैं अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट बन रहा है, या फिर अपोजिट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए साइज क्या है इमेज का। देखिए इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है भाई, देखिए लाइन कैसा डॉटेड है, मतलब नेचर कैसा है, नेचर कैसा है वर्चुअल है। और क्या है इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब जो हेड था वो अप था तो अप रहेगा, लेग डाउन था तो डाउन रहेगा। देखिए एरो वाला पार्ट ऑब्जेक्ट का ऊपर था तो इमेज का भी एरो वाला पार्ट ऊपर है, मतलब क्या है इरेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज बन रहा है। ठीक है, ये 6 केसेस थे। देखिए अगर आप इस 6 केसेस को बहुत गौर से देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। देखिए इमेज वही बना रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां था जिधर ऑब्जेक्ट था। सेकंड केस में भी इमेज वही बना जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जेक्ट है। थर्ड केस में भी वही था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की और ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उस साइड ही है। फोर्थ केस में भी केस सेम है, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर है, इमेज भी उस साइड ही बन रहा है। फिफ्थ केस में भी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर है। बट छठा एक स्पेशल केस था जहां पर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर है बट उसका इमेज कहाँ बन रहा है, जस्ट अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट या फिर जस्ट अपोजिट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा इसमें एक चीज और आप कॉमन देख सकते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज उसका दूर बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। देखिए पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज छोटा था। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पास आया मिरर के, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया, इमेज थोड़ा बड़ा बना। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, इमेज बिल्कुल सेम साइज का बन गया। ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में आ गया, मतलब और पास आ गया मिरर का, देखिए इमेज और बड़ा बना उससे। इस बार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, मतलब मिरर के बहुत पास, इमेज बहुत बड़ा बना। इस बार ऑब्जेक्ट से फोकस और पोल के बीच में आ गया, देखिए इमेज फिर भी बड़ा बना उसका। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका एक गोल्डन रूल देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं रामबान, दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल। ये आपको पता रहेगा तो आप कभी रे डायग्राम में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। देखिए गोल्डन रूल क्या है, लेट सपोज ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका मिरर है। आपको पता है मिरर कौन सा है, कनकेव है, वेरी गुड। अब देखिए अगर ये मिरर कनकेव है तो इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, पोल बोल रहे हैं। दैट इज द फोकस, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए, और ये वाली पार्ट आपके पास इन्फिनिटी वाली है। अब देखिए मैं इसको नंबरिंग कैसे कर रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे आप इसके ऊपर। एक को मैं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी, दो को मैं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का पार्ट, थर्ड को मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ को बोल रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का पार्ट।
5 को बोल रहा हूं मैं फोकस, और 6 को मैं बोल रहा हूं फोकस और पोल के बीच का पार्ट। ध्यान रखेंगे, एक का मतलब है इन्फिनिटी, दो का मतलब है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तीन का मतलब है एट सी, चार का मतलब है बिटवीन सी एंड एफ, पांच का मतलब है एट एफ, और छह का मतलब है बिटवीन एफ एंड पी। वेरी नाइस। देखिए क्या इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं दिखा रहा आपको। अब क्या करना है आपको, कोई दो नंबर ऐसा चूज करना है जिसका सम करने पे 6 आ जाए। ठीक है, कोई दो नंबर आपको ऐसा चूज करना है, कोई दो नंबर आपको ऐसा चूज करना है जिसका सम करने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो सम करने पे जो 6 आएगा वही दो नंबर आपको बताएगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन। देखिए कैसे। अब देखिए पहला कैसा मानता है, इन्फिनिटी पे नंबर एक है, ठीक है, नंबर एक इन्फिनिटी है। अच्छा, इस वन में कितना जोड़े के 6 हो जाए, तो बोलिएगा सर इस वन में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वन में हम 5 जोड़ देते हैं मतलब 1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब 6 आएगा तो वो इमेज बन गया आपका। देखिए 1 का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। देखिए 5 का मतलब क्या है, फोकस। देख लीजिए, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा उसका, फोकस पे बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता डायग्राम से। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बना था उसका, फोकस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान दें, समझें इस चीजों को। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो 5 क्या बता रहा है, इमेज के बारे में, और इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। आपको ये फोकस करना पड़ेगा इस बात के ऊपर। अब सर क्या ये सब जगह वैलिड है, बिल्कुल। देखिए अब टू, टू मतलब ऑब्जेक्ट, कितना जोड़े इस टू में कि 6 हो जाए, भैया 4 जोड़ दीजिए। 4 किसको बता रहा है, देखिए 4 बता रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच को। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, 4 नंबर पॉइंट पे। मतलब जो इमेज बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। देखिए केस आप, देखिए केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी के पीछे था, यहाँ लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपके पास, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है बिटवीन, ये तो 4 नंबर केस है, वेट मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा केस। या देखिए दूसरा केस कह रहा, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपके पास, तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के बीच। देखिए इन्फिनिटी एंड सी के बीच। इमेज कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच। देखिए एफ और सी के बीच। ठीक है, वो वही रूल मैंने आपको बताया कि इमेज कहाँ बनेगा इसका, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। आई होप ये बात समझ में आया। देखिए अगला वही, 3 में कितना जोड़ेगा, 6 हो जाए, 3 में 3 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा। 3 मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, 4। अब देखिए 4 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, 2 जोड़ दो 6। 4 किसको बता रहा है, बता रहा है फोकस को। 2 कहाँ बता रहा है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। ठीक है, 5, 5 भैया किसको बता रहा है, फोकस को। 5 में कितना जोड़ दो, 6 हो जाए, 1 जोड़ दो 6 हो जाएगा। 5 का मतलब फोकस, और ऑब्जेक्ट फोकस, तो इमेज कहाँ, इन्फिनिटी। 1 तो इन्फिनिटी बता रहा है, देखिए कितना आसान है। सर 6 में कितना जोड़े के 6 हो जाए, अरे 0 जोड़ दो। 6 मतलब ऑब्जेक्ट और 0 मतलब इमेज, तो आज 0 तो कहीं है ही नहीं भैया, है केस मिरर के पीछे, ये तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और आपको ये डायग्राम में समझ में आया होगा। ठीक है, कनकेव वाले केस के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पे एक और पॉइंट में उसको भी कवर कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड, 1 मिनट रुकिए। यस, देखिए द नेक्स्ट पार्ट इज यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस। टॉर्च देखा आपने, बिल्कुल सही। सर्च लाइट आपने देखा होगा, टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स के हेडलाइट में। ठीक है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, दे आर ऑफन यूज टू सेविंग मिरर ऑल्सो, सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस। द डेंटिस्ट यूज concave mirror for see large image of teeth for of patient. Large concave mirror are used to uh, concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। देखिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ है, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स के हेडलाइट में,
उसके बाद सेविंग मिरर में, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि डेंटिस्ट मिरर में, ठीक है, डेंटिस्ट मिरर में, ठीक है, और लास्ट आपको याद रखना है सोलर फर्नेस में। ये आपका क्या है, यूज है किसका, कनकेव मिरर का, ठीक है। नाउ अब बात होता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए, पहले मैं आपको एनसीईआरटी का ये पेज भी बता दूं, एनसीईआरटी ये पेज पे क्या बता रहा है, जो मैंने अभी आपको सारा बात एक्सप्लेन किया, एनसीईआरटी इस पेज पे ही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए इस टेबल को समझ लीजिए, सारा दुख खत्म आपका। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। कैसा था, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसको हम पॉइंट साइज बोल सकते हैं। इमेज का नेचर था कैसा, रियल इन्वर्टेड, आपको याद रख लेना है ये। सी के पीछे था, या फिर उसका ऐसा बोला जाए इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी था, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसा था, डिमिनिश था, मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटा था, और रियल और इन्वर्टेड था। अगर सी पे आया तो उसका इमेज सी पे बन गया था, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बना था, सेम साइज था ऑब्जेक्ट और इमेज, और रियल और इन्वर्टेड था, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आता है, तो उसका इमेज सी के पीछे बनता है, बियॉन्ड सी, और कैसा होता है, इनलार्ज होता है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, और रियल और इन्वर्टेड होता है। जैसे एफ मतलब फोकस पे आता है, तो ये कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है, और साथ में रियल इन्वर्टेड है। लास्ट जैसे ही पोल और फोकस के बीच में आता है, तो ये मिरर के पीछे बनता है, मिरर के जस्ट पीछे बनता है। इनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, बट नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये दिखा आपको पांच, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, और लास्ट आपका वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो एनसीईआरटी में ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट वाइज, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, ये तो बातें हो गई इमेज कैसे बना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, ठीक है, तो इन दो केसों को देखते हैं। तो सबसे पहला हम केस नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा बोला है कंसिडर टू, ऐसा बोला गया यहाँ पर कि आपको क्या करना है, कंसिडर करना है दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। दो ही केस यहाँ पर बनता है। फर्स्ट क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ये फर्स्ट केस है आपका। और सेकंड केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनिटी और एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इट मींस फाइनाइट डिस्टेंस मतलब क्या, ऐसा बोला सकता है कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं हो, ठीक है। तो उस केस में उसका डायग्राम कैसा, हमको ये देखना है। देखिए पहला डायग्राम देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनर पार्ट कोटेड है। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, मतलब ऑब्जेक्ट जो आपके पास है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो लाइट आती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, चली जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब ये उसी पाथ को फॉलो क्यों कर गई, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के इसमें नॉर्मल का काम करेगा। तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का, तो रिफ्लेक्टेड रे को सेम पाथ से फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज सेम। देखिए ये एक्चुअली पोल बोलिए फिर, ठीक है, बात समझ में आया आपको। तो देखिए इस केस में जब इस लाइट को एक्सटेंड किया गया पीछे को, तो क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर फोकस पे मिल रही है, क्योंकि रूल ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बना इसका, एट फोकस बना। अब देखिए साइज कैसा है इमेज का, दैट इज पॉइंट साइज। और नेचर कैसा है इमेज का, लाइन देखिए डॉटेड है, मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल है, और साथ में क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ये आपको याद रखना है कि रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट होना ही है उसको। ओके, सेकंड केस देखिए कॉन्वेक्स का। सेकेंड केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट थोड़ी सी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, ऐसा बोलिए कि फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि बियॉन्ड पोल कहीं भी है वो, ठीक है। तो देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी। तो ऑब्जेक्ट भैया कहाँ है, देखिए आपको ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो अब मैं इमेज की बात करता हूँ। देखिए एक लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, फोकस से क्रॉस करेगी, देखिए ये लाइट रे फोकस से क्रॉस कर गई, ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाना है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट कर रही है, मतलब यहाँ इमेज बन गया। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना,
जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना हो कहाँ बना, बिटवीन कहाँ, पी एंड एफ के बीच है, पोल एंड फोकस के बीच है। साइज कैसा है इमेज का, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, अभी भी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है, तो आपको पता है डॉटेड है मतलब वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, ये दो केस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए इन्फिनिटी पे था, फोकस से बना बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। हाईली डिमनाइज मतलब पॉइंट साइज का है, वर्चुअल और इरेक्ट है, पहला केस। सेकेंड केस बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ अ मिरर, इन्फिनिटी और पोल मैंने बता दिया आपको, ये सेकेंड केस। इन्फिनिटी और पोल के बीच यहाँ इमेज बन रहा है, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में। देखिए बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। डिमिनिस्ड है मतलब कि कुछ छोटा है ऑब्जेक्ट से इमेज, और साथ ही में कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपको बढ़ना है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग कॉमनली जो यूज करते हैं, रेयर व्यू मिरर, ठीक है, इन द व्हीकल्स। ठीक है, दीज मिरर आर फिटेड इन द साइड ऑफ द व्हीकल्स। देखे होंगे आप, जो गाड़ी के दो साइड होते हैं, दोनों साइड एक मिरर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड रेयर व्यू मिरर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, आपसे बहुत बार सवाल पूछा है कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रेयर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बिकॉज इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम, हार्ड टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। पीछे के बहुत बड़ा व्यू को दिखाता है ये, ठीक है, पीछे के सीन के बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। और बोला कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज ऑल्सो। ठीक है, दे आर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मैंने बोला कि बहुत बड़े एरिया को दिखाता है ये। दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, दैट्स व्हाई दस convex mirror enable to driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror। मतलब जितना एरिया प्लेन मिरर नहीं दिखा सकता, उससे खासा अच्छा एरिया क्या दिखा देता है, ये कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स उसको हम लोग यूज करते हैं। ये तो आपको याद कर लेना है इस लाइन को, कि रियर व्यू मिरर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स को। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुका है कि क्यों करते हैं इसको हम लोग। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये बचता है क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना होगा, मिरर का नाम बताइए जिस जो इरेक्ट और लार्ज इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का, और व्हाई डू यू प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं रेयर व्यू मिरर के, अभी मैंने बता दिया आपको। तो ये चार क्वेश्चन आपके जो होंगे होमवर्क रहेंगे, आपको इसको कंप्लीट करना है। अगले वीडियो में इसको मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा भी कैसा क्यों होता है। आज के लिए वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। थैंक यू।